अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। जेठानी पूजा की यह तेज आवाज पूरे आंगन में गूंज गई और हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी रीमा वहीं ठिठक गई। घर में उस समय ससुर जी का 70वां जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही थी। रिश्तेदार आने वाले थे, खाना बन रहा था, सजावट हो रही थी। लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे कई सालों से पल रही कड़वाहट किसी ज्वालामुखी की तरह धीरे धीरे फूटने वाली थी। रीमा इस घर की छोटी बहू थी। 8 साल पहले जब वह ब्याह कर इस घर में आई थी तो उसके मन में भी हजारों सपने थे। उसने सोचा था कि संयुक्त परिवार में प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर उसे समझ में आ गया कि कुछ घर बाहर से जितने बड़े दिखते हैं, अंदर से उतने ही बटे हुए होते हैं। उसकी जेठानी पूजा खुद को इस घर की मालकिन समझती थी। सास शारदा देवी भी बड़ी बहू का ही पक्ष लेती थी। हर छोटी बड़ी बात में पूजा की राय सबसे ऊपर मानी जाती थी, जबकि रीमा की मेहनत को कभी महत्व भी नहीं दिया जाता था। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करना, सास ससुर की दवाइयों का ध्यान रखना, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना और रात को देर तक ऑनलाइन सिलाई का काम करना रीमा की दिनचर्या थी। लेकिन उसके हिस्से में कभी तारीफ नहीं आती थी। उधर पूजा दिन भर मोबाइल पर लगी रहती, रिश्तेदारों में अपनी शान दिखाती और हर किसी से कहती कि यह घर उसी की वजह से चल रहा है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जन्मदिन की पार्टी के लिए लगभग 50 मेहमान आने वाले थे। रीमा सुबह से किचन में लगी हुई थी। उसने अकेले ही मिठाइयाँ तैयार कर ली, स्नैक्स बना लिए और मुख्य खाने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली थी। तभी पूजा अपनी सहेलियों के साथ किचन में आई और ऊंची आवाज में बोली, देखो लड़कियों, हमारी छोटी बहू को। इसे तो किचन से इतना प्यार है कि अगर एक दिन भी काम ना करे तो बीमार पड़ जाए। सहेलियां हंसने लगी। रीमा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप काम करती रही, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दर्द जमा होता जा रहा था। शाम को मेहमान आने लगे। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। ससुर जी, रामनाथ जी सबका स्वागत कर रहे थे। वे हमेशा रीमा को अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन उम्र और बीमारी की वजह से अब घर के झगड़ों में ज्यादा बोल नहीं पाते थे। पार्टी के दौरान जब सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे, तो एक रिश्तेदार ने पूछ लिया, वाह भाभी जी, खाना बहुत स्वादिष्ट है, सब आपने बनाया है? इससे पहले कि रीमा कुछ बोलती, पूजा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने ही पूरा मेन्यू प्लान किया है। मेरे बिना तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। यह सुनकर रीमा का दिल टूट गया, क्योंकि वह जानती थी कि सुबह से उसने अकेले मेहनत की थी। लेकिन वह फिर भी चुप रही। रात को जब मेहमान चले गए तो पूजा ने फिर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। कुछ महंगे गिफ्ट्स गायब थे। उसने बिना किसी सबूत के सबके सामने कह दिया, मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर छुपा दिए हैं। वैसे घर के बाहर बाहर वालों का आना जाना भी बहुत रहता है। यह कहते हुए उसने रीमा की तरफ देखा। संकेत साफ था। रीमा के सिलाई के ग्राहक कभी कभी घर तक आ जाते थे। सास भी तुरंत बोली, सच कह रही है पूजा, घर की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, क्या आप कहना चाहती हैं कि मैंने चोरी की है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन भी माहौल भारी रहा। कुछ दिनों बाद रामनाथ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की समस्या है और तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इलाज में लाखों रुपए लगने थे। परिवार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब पैसे की बात आई तो अमित और पूजा ने हाथ खड़े कर दिए। अमित बोला, मेरे बिजनेस में पहले ही घाटा चल रहा है, अभी मैं मदद नहीं कर सकता। पूजा ने भी हामी भर दी। साधवती भी परेशान हो गई। तब रीमा बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और एक फाइल लेकर लौटी। उसने अपनी कई सालों की बचत निकालकर सबके सामने रख दी। यह वही पैसे थे जो उसने रात रात भर सिलाई करके कमाए थे। रोहित भी हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रीमा ने इतनी बचत कर रखी है। रीमा ने सिर्फ इतना कहा, पिताजी का इलाज रुकना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर रामनाथ जी की आंखें भर आई। इलाज शुरू हो गया। अगले कई महीनों तक रीमा अस्पताल और घर के बीच दौड़ती रही। कभी दवाइयां खरीदती, कभी रिपोर्ट्स लाती, कभी रात भर अस्पताल में बैठती। दूसरी तरफ पूजा और अमित मुश्किल से कभी अस्पताल जाते, लेकिन जब भी रिश्तेदार आते
पूजा ऐसे दिखाती जैसे वही सबसे ज्यादा सेवा कर रही हो। समय बीतता गया। रामनाथ जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। एक दिन अस्पताल से लौटते समय उन्होंने कार में बैठे बैठे रीमा से कहा, बेटी, इंसान की पहचान मुश्किल समय में होती है। कुछ लोग साथ होने का दिखावा करते हैं और कुछ लोग बिना शोर किए सब कुछ दे देते हैं। रीमा ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन रामनाथ जी की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे मन ही मन कोई बड़ा फैसला कर चुके हों। उधर घर लौटने के बाद पूजा को यह बात खटकने लगी कि रामनाथ जी हर बात में रीमा की तारीफ करने लगे हैं। धीरे धीरे उसके मन में जलन बढ़ने लगी। उसने कई बार सास को भी भड़काया कि छोटी बहू जरूरत से ज्यादा अच्छी बनने का नाटक करती है। शारदा देवी भी उसकी बातों में आ जाती। फिर एक दिन पूजा ने गलती से रामनाथ जी के कमरे में एक फाइल देख ली। फाइल के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, व्यक्तिगत संपत्ति और वसीयत संबंधी दस्तावेज। यह देखकर पूजा के कान खड़े हो गए। उसने चोरी छिपे फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी रामनाथ जी कमरे में आ गए। उन्होंने पहली बार बहुत सख्त आवाज में कहा, कुछ चीजें समय आने पर ही पता चलती हैं पूजा। उस दिन के बाद से पूजा बेचैन रहने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं संपत्ति को लेकर कुछ ऐसा ना हो जाए जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था और कुछ ही महीनों बाद एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। उस रात के बाद से पूजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। उसे बार बार वही फाइल याद आती जिसमें वसीयत से जुड़े कागज रखे हुए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ससुर जी ने ऐसा क्या लिख दिया है जिसे उससे छुपाया जा रहा है। अगले कई दिनों तक वह मौका तलाशती रही, लेकिन रामनाथ जी अब अपनी अलमारी और जरूरी कागजों को लेकर पहले से ज्यादा सावधान हो गए थे। उधर रीमा अपने काम और घर की जिम्मेदारियों में पहले की तरह लगी हुई थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे क्या चल रहा है। एक दिन पूजा ने अपने पति अमित से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा जी जरूर सारी प्रॉपर्टी रीमा के नाम करने वाले हैं। अमित हंसकर बोला, तुम भी ना बेकार की बातें सोचती हो। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। सारी संपत्ति आखिर मेरे पास ही आएगी। लेकिन पूजा को चैन नहीं मिला। उसने धीरे धीरे सास शारदा देवी के कान भरने शुरू कर दिए। वह रोज कोई ना कोई ऐसी बात कहती जिससे रीमा गलत साबित हो। कभी कहती कि रीमा घर के खर्चों का हिसाब छुपाती है। कभी कहती कि बस ससुर जी को अपने पक्ष में कर रही है। शारदा देवी भी उम्र और भावनाओं के कारण कई बार उसकी बातों में आ जाती थी। एक शाम जब रीमा बाजार से लौट रही थी तो उसने देखा कि पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला सड़क पर गिर गई है। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले गई, इलाज करवाया और उनके घर वालों को सूचना दी। इस चक्कर में उसे घर लौटने में देर हो गई। घर पहुंचते ही पूजा ने हंगामा शुरू कर दिया। अब घर की बहुएं रात रात भर बाहर घूमने लगी हैं। उसने ताना मारा। रीमा ने पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। तभी रामनाथ जी ने पहली बार सबके सामने कहा, बस बहुत हो गया। हर बार गलती ढूंढना बंद करो। अगर रीमा जैसी बहू हर घर में हो जाए तो आधे परिवारों के झगड़े खत्म हो जाए। यह सुनकर पूजा और भी जल गई। समय बीतता गया। फिर एक दिन रामनाथ जी को फिर से सीने में दर्द उठा। इस बार हालत ज्यादा गंभीर थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली। पूरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रीमा फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसने ससुर में हमेशा एक पिता देखा था। अंतिम संस्कार और 13वीं तक घर में शौक का माहौल रहा, लेकिन 13वीं खत्म होते ही पूजा के मन में एक ही सवाल घूमने लगा, वसीयत में क्या लिखा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब परिवार और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में वकील घर पहुंचे। बैठक में सभी लोग बैठे थे। माहौल गंभीर था। वकील ने फाइल खोली और वसीयत पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पुश्तैनी मकान दोनों बेटों अमित और रोहित के बीच बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर पूजा ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल वकील ने जो पढ़ा उसे सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रामनाथ जी ने अपनी निजी बचत, शहर की 2 दुकानें और गांव की 5 एकड़ जमीन रीमा के नाम कर दी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर अचानक पूजा अपनी जगह से उठी और चीखते हुए बोली, यह झूठ है।
यह वसीयत नकली है। इस औरत ने जरूर पापा जी को बहकाकर सब अपने नाम करवा लिया होगा। अमित भी गुस्से में आ गया। उसने वकील पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन वकील ने सभी कानूनी दस्तावेज दिखा दिए। गवाहों के हस्ताक्षर थे, वीडियो रिकॉर्डिंग थी और सब कुछ पूरी तरह वैध था। तभी रीमा धीरे से खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन पूजा मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अगले ही दिन उसने अदालत में वसीयत को चुनौती दे दी। परिवार का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीने मुकदमा चलता रहा। पूजा हर जगह यही कहती रही कि रीमा ने चालाकी से संपत्ति हथिया ली। लेकिन अदालत में जब सबूत पेश हुए तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। बैंक रिकॉर्ड में पता चला कि पिछले कई सालों से रामनाथ जी के इलाज, घर की मरम्मत और कई जरूरी खर्चे में सबसे ज्यादा योगदान रीमा का था। अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज था कि हर आपात स्थिति में वही उनके साथ मौजूद थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी गवाही दी कि रामनाथ जी अक्सर कहते थे कि छोटी बहू ने उनका बेटा बनकर साथ निभाया है। फिर एक दिन अदालत में एक वीडियो चलाया गया, जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। यह वीडियो रामनाथ जी ने अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले रिकॉर्ड कराया था। वीडियो में वे साफ कह रहे थे, अगर यह वीडियो चल रहा है तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं अपने पूरे होश और समझ में यह कहना चाहता हूँ कि मैंने जो संपत्ति रीमा के नाम की है, वह किसी दबाव में नहीं की। उसने वर्षों तक इस परिवार के लिए जो त्याग किया है, उसका मूल्य कोई संपत्ति नहीं चुका सकती। जब मैं बीमार था तब कई लोग बहाने बनाकर दूर हो गए, लेकिन वह मेरी बेटी की तरह हर पल मेरे साथ खड़ी रही। इसलिए यह मेरा फैसला है और मैं चाहता हूँ कि इसका सम्मान किया जाए। वीडियो खत्म होते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। पूजा और अमित के पास अब कोई जवाब नहीं था। कुछ हफ्तों बाद अदालत ने फैसला सुना दिया कि वसीयत पूरी तरह वैध है और उसे चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। मुकदमा हारने के बाद अमित और पूजा को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फैसले के कुछ दिनों बाद गांव की जमीन से जुड़ा एक और राज सामने आया। जब जमीन के कागज रीमा को सौंपे गए, तो उसके साथ एक पुराना लिफाफा भी मिला। उस लिफाफे में रामनाथ जी का हाथ से लिखा एक पत्र था। पत्र पढ़ते ही रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था, बेटी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो समझो मेरी आखिरी इच्छा तुम्हारे हाथ में है। इस जमीन का असली रहस्य किसी को नहीं पता। कई साल पहले मैंने यहाँ कुछ ऐसा छुपाया था जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। मुझे भरोसा है कि सही समय आने पर तुम सच सबके सामने लाओगी। पत्र पढ़कर भी मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस जमीन में ऐसा क्या छुपा है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस रहस्य के सामने आते ही न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव हिल जाएगा और पूजा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। पत्र पढ़ने के बाद रीमा सीधे गांव पहुंची। वहां जमीन के पुराने कागजों की जांच करते समय उसे पता चला कि रामनाथ जी ने वर्षों पहले एक ट्रस्ट बनवाया था, जिसकी जानकारी परिवार में किसी को नहीं थी। ट्रस्ट के दस्तावेजों में लिखा था कि गांव की जमीन और दुकानों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और विधवा महिलाओं की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी आजीवन अध्यक्ष रीमा होगी। साथ ही एक वीडियो संदेश भी था। वीडियो में रामनाथ जी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि संपत्ति इंसान का असली चेहरा सामने ला देती है। इसलिए मैंने दौलत किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस इंसान की जिम्मेदारी को सौंपी है जिसने बिना किसी लालच के रिश्ते निभाए हैं। यह सुनते ही अमित और पूजा की आंखें झुक गई। उन्हें समझ आ गया कि रामनाथ जी ने रीमा को संपत्ति नहीं, भरोसा सौंपा था। उस दिन पहली बार पूजा रोते हुए रीमा के पास आई और बोले, मैं हार गई क्योंकि मैं घर को अपना अधिकार समझती रही और तुमने उसे अपना परिवार समझा। रीमा ने उसे गले लगा लिया। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर ट्रस्ट का काम संभालने लगा और रामनाथ जी का सपना पूरा किया। गांव के सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल गई और परिवार ने सीखा कि असली विरासत जमीन या पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और रिश्ते होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।